रॉन्ग टर्न 2003। इस फिल्म की कहानी का आगाज होता है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलात से, जहां पर हम देखते हैं कॉलेज के दो स्टूडेंट रिची और हेली एक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। रिची ऊपर पहुंचकर खुश होते हुए हेली को भी ऊपर आने का कहता है। इसी वक्त हेली का पांव फिसलता है तो वो रस्सी के साथ लटक जाती है। फिर वो रिची को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन रिची के जवाब न देने पर वो हैरानगी के साथ ऊपर देखती है। इसी वक्त इसके चेहरे पर खून गिरता है तो वो इससे पहले कि वो कुछ समझती, अचानक रिची को कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। इस हैरानगी के आलम में उसे भी कोई ऊपर खींचने लगता है तो ये रस्सी को काट देती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही इसके सामने रिची की लाश होती है तो वो उठकर गाड़ी की तरफ भागने लगती है। पांव पर तार लगने की वजह से वो गिर जाती है तो वो इसको पकड़ लेता है। अब हम वो न्यूज़पेपर देखने लगते हैं जिनमें लोगों की गाड़ियों की गुमशुदा होने की खबर होती है। इस गाड़ी में बैठे हुए शख्स का नाम कैरिस है, जो एक इंटरव्यू के लिए इस इलाके से गुजर रहा है। इसको अपने सामने ट्रैफिक रुकी हुई नजर आती है तो ये अपने आगे खड़े ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और इससे ट्रैफिक का रुकने का सबब पूछता है। ड्राइवर इसको बताता है कि आगे कुछ मील पर एक केमिकल का बड़ा हुआ ट्रक उल्ट गया है, इसको हटाने में कई घंटे लग सकते हैं। ये सुनकर कैरिस वापस आ जाता है, गाड़ी को वापस घुमाते हुए ऑफिस कॉल करके मौजूदा सूरत हाल बताने लगता है, लेकिन इस इलाके में सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। इस परेशानी के आलम में इसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है तो ये इसके निशान को देखते हुए इस तरफ जाने लगता है। इस जगह इसको कई गाड़ियां खड़ी हुई नजर आती हैं। स्टेशन पर पहुंचकर इसको एक बंदा नजर आता है जो नशे की हालत में होता है। कैरिस फोन बूथ के पास जाकर फोन करने लगता है, लेकिन वो डेड होता है तो कैरिस इस बंदे के पास आकर शहर जाने का रास्ता पूछता है तो वो बंदा इसको कोई जवाब नहीं देता। कैरिस को वहाँ एक नक्शा नजर आता है तो ये उस पर कोई दूसरा रास्ता तलाश करने लगता है। वो इस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फासला तय करने के बाद इसको रास्ता आगे दो हिस्सों में तकसीम होता हुआ नजर आता है। ये गाड़ी रोकता है, थोड़ा सोचने के बाद गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। आगे एक साइड पर हिरन मरा हुआ नजर आता है, जिसको देखते हुए ये आगे खड़ी गाड़ी से टकरा जाता है तो अगली गाड़ी वाले इसके पास आ जाते हैं। वो कैरिस से खैरियत दरियाफ्त करते हैं, लेकिन आप लोगों ने गाड़ी को सड़क पर क्यों खड़ा किया हुआ था। जैसी बताती है यहाँ किसी ने तार बिछा रखी थी जिसकी वजह से गाड़ी का टायर फट गया है। अब ये डिसाइड करते हैं हमें मदद के लिए गैस स्टेशन तक जाना होगा। ये स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। फ्रांसीन और इवान को गाड़ियों की हिफाजत के लिए यहाँ ही छोड़ जाते हैं। स्टेशन की तरफ जाते हुए रास्ते में इनको एक मरा हुआ नेवला नजर आता है। मजीद थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको जलते हुए टायर नजर आते हैं, जिनको देखकर इनको खतरा सा महसूस होता है। गाड़ियों के पास इवान को जंगल में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इवान तफ्तीश के घर से जंगल की तरफ जाता है। फ्रांसीन भी जंगल की तरफ इवान के पीछे चली जाती है। कुछ फासले पर इसको इवान का जूता नजर आता है। मजीद आगे चलने पर इवान का कटा हुआ कान मिलता है तो ये रोते हुए वापस भागने ही लगती है तो इस पर कोई हमला करके मार देता है। कैरिस वाला ग्रुप मदद की तलाश में एक घर के सामने पहुंच जाता है। ये दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। यहाँ भी घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये घर में दाल होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी होती है। फिर ये फ्रिज की तरफ जाते हैं तो इसमें इंसानी गोश्त होता है। इनको यहाँ काफी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। कार्ली को आती हैं जिन तारों की वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ होता है तो बाहर किसी गाड़ी की आवाज से चौंक जाते हैं। इतना कुछ देखने के बाद ये सब बाहर को भागने ही लगते। वहाँ एक ट्रक घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब ये सब घर की पिछली साइड से निकलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता बंद होता है। कोई घर के अंदर दाखिल होता है तो ये सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। छुपे हुए सब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जमीन पर फ्रांसीन की लाश गिरती है। इस मंजर से कार्ली की चीख निकलने लगती है तो इसका साथी इसके मुंह को दबा लेता है। ये आदमखोर फ्रांसीन की लाश के टुकड़े करने लगते हैं। जब आदमखोर सो जाते हैं तो ये सब वहां से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमखोर इनको बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। कैरिस का प्लान इनको चकमा देकर इनकी गाड़ी ले जाने का होता है, लेकिन इसकी टांग में गोली लग जाती है। अब स्कॉट भी इनको चकमा देने की कोशिश करता है और खुद एक तीर का शिकार हो जाता है। कैरिस और दोनों लड़कियां ट्रक में सवार होकर भाग जाते हैं। इसी ट्रक पर इनका सफर कुछ फासले पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। यहाँ से जंगल का सफर ये पैदल करते हैं।
एक जगह ये आराम के घर से ठहरते हैं तो इनको वहाँ एक वॉच टावर नजर आता है। ये तीनों वॉच टावर में चले जाते हैं। वहाँ एक रेडियो और इनको फर्स्ट एड बक्सा मिलता है। ये दोनों लड़कियां इसको ऑन करके मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन इनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता। कैरिस बाहर देखता है तो इसको आदमखोर मछलियों के साथ अपनी तरफ आते नजर आते हैं। ये टावर के डोर पर वहाँ पड़ा हुआ सामान रखने लगते हैं। आदमखोर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर वो वापस चले जाते हैं। यहाँ ये दोबारा रेडियो से हेल्प के लिए पुकारते हैं। आदमखोर नीचे रेडियो की तार काटकर टावर को आग लगा देते हैं। अब ये जान बचाने की खातिर खिड़की को तोड़ देते हैं और बाहर दरख्तों पर कूद जाते हैं। इनको दरख्तों पर कूदते देखकर आदमखोर दरख्तों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। आदमखोरों के ऊपर आने से पहले ये दरख्त बदल लेते हैं। यूं ही दरख्त बदलते बदलते एक आदमखोर चार्ली के करीब आ जाता है, जो कुल्हाड़ी का वार करके इसको हलाक कर देता है। कैरिस और जैसी छुपते छुपाते आबशार के पीछे एक गार में चले जाते हैं। फिर ये दोनों इस गार को छोड़कर जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ इनको एक सड़क नजर आती है। यहाँ ये बात कर रहे होते हैं, अचानक एक लोहारी इनके दरमियान से गुजरकर दरख्त पर लगती है। आदमखोर कैरिस को बुलंदी से नीचे धकेल देता है और जैसी को अपने साथ ले जाता है। कैरिस को पुलिस की गाड़ी नजर आती है। कैरिस भागकर पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है। अचानक एक तीर पुलिसमैन को भी आकर हलाक कर देता है। कैरिस जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अगले सीन में जैसी बिस्तर पर बंधी हुई होती है, एक आदमखोर इसका गला काटने लगता है। इसको बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है। पुलिस की जीप से आदमखोर इस पुलिस वाले की लाश ला रहा होता है। अब ये दोनों आदमखोर मिलकर लाश को अंदर लाते हैं। एक आदमखोर जैसी के सामने पुलिसमैन की लाश के टुकड़े करने लगता है तो कैरिस गाड़ी से गाड़ को तोड़ते हुए अंदर एक आदमखोर पर चढ़ा देता है। इसको हलाक करने के बाद जैसी को खोलने लगता है। इसी दौरान तीसरा आदमखोर भी कहीं से आ जाता है। कैरिस इसके काबू में आ जाता है। जैसी जो अपना दूसरा हाथ भी खोलने में कामयाब हो जाती है, वो पीछे से एक तीर आदमखोर के सर में घुसा देती है। आदमखोरों को मारकर ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ कैरिस को गाड़ी के पीछे पेट्रोल की टैंकी नजर आती है। कैरिस इस पर फायर करता है, जिससे ये घर बड़े ब्लास्ट के साथ उड़ जाता है। फिर ये दोनों आदमखोरों के ट्रक पर बैठकर उसी गैस स्टेशन पर आते हैं। वहाँ वो बूढ़ा आदमी आदमखोरों के ट्रक को देखकर अंदर चला जाता है। वो दरवाजा बंद कर लेता है। अब कैरिस इस नक्शे की तरफ जाता है और इसको फाड़ देता है ताकि कोई भी इंसान जंगल की तरफ ना जाए। यहाँ इस फिल्म का एंड हो जाता है, लेकिन आदमखोर अभी भी जिंदा हैं, जो आप रॉन्ग टर्न 2 में देखेंगे। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता रहे।